नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम मध्यकालीन भारत उस समय की राजनीति, समाज और संस्कृति पर चर्चा करेंगे। 8वीं से 17वीं सदी तक की हम बात करेंगे, जिसमें हम भारत में धार्मिक आंदोलन और सांस्कृतिक विकास जो 13वीं से 15वीं सदी के मध्य था, इस पर चर्चा करेंगे। वास्तुकला। नए शासकों की आरंभिक आवश्यकताओं में रहने के लिए आवास और पूजा स्थल भी शामिल थे। पहले उन्होंने अनेक मंदिरों और दूसरे भवनों को मस्जिदों में बदल डाला तथा अनेक को नष्ट करके उनकी सामग्री का इस्तेमाल अन्य मस्जिदें बनाने के लिए किया। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास कुव्वत उल इस्लाम की मस्जिद और अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक इमारत इसकी मिसालें हैं। इनमें पहली इमारत एक मंदिर थी और दूसरी एक मठ थी। दिल्ली में नया निर्माण कार्य यह हुआ कि नष्ट कर दिए गए गर्भगृह के सामने 3 बेहद नक्काशीदार मेहराब बना दिए गए। इन मेहराबों की सज्जा की शैली बहुत दिलचस्प है। इनमें मनुष्यों या पशु की कोई आकृति नहीं है, क्योंकि ऐसा करना गैर इस्लामी माना जाता था। इसके बदले इनमें फूलों की लड़ियों और कुरान की आयतों का प्रयोग किया गया है, जो अत्यंत कलात्मक ढंग से आपस में गुथी हुई हैं। जल्द ही तुर्कों ने अपनी इमारतें बनवानी शुरू कर दी। इसके लिए उन्होंने अधिकतर संगत राश, राजगीर आदि ऐसे देशी कारीगरों का उपयोग किया जो अपने कौशल के लिए विख्यात थे। बाद में कुछ उस्ताद वास्तुशिल्पी पश्चिम एशिया से भारत आए। अपनी इमारतों में तुर्कों ने बड़े पैमाने पर मेहराबों और गुंबदों का प्रयोग किया। तुर्क या मुस्लिम आविष्कार ना तो मेहराब थी, ना गुंबद। अरबों ने बेंजातीनी साम्राज्य के माध्यम से इनको रोम से ग्रहण किया था, इनका विकास किया था और इनको अपना बना लिया था। मेहराब और गुंबद के उपयोग के अनेक लाभ थे। गुंबद एक मनमोहक गगन रेखा स्काई लाइन का काम करती थी। वास्तुशिल्पियों का अनुभव और आत्मविश्वास बढ़ने के साथ साथ गुंबदों की ऊंचाई भी बढ़ती गई। चौकोर इमारत पर गोल गुंबद बनाने संबंधी अनेक प्रयोग किए गए। एक विधि यह थी कि कोने में एक चौकोर पत्थर रखा जाए और उसके नीचे की जगह का प्रयोग सजावट के लिए किया जाए, या फिर कोने में एक बड़ी मेहराब खड़ी की जाए। इसे बगली मेहराब कहा जाता था। इसे बगली बगली मेहराब कहा जाता था। गुंबद को भी अधिकाधिक ऊंचा बनाया जाने लगा। इस तरह अनेक ऊंचे और प्रभावशाली भवनों का निर्माण हुआ। मेहराब और गुंबद के कारण छत को सहारा देने के लिए खंभों की एक बड़ी संख्या की आवश्यकता नहीं रही और ऐसे विशाल मंडपों का निर्माण संभव हुआ जिनमें सिरे से सिरे तक देखा जा सके। ऐसे सभा स्थल मस्जिदों के लिए भी उपयोगी थे और महलों के लिए भी। लेकिन मेहराब और गुंबद के लिए अच्छे चूने की आवश्यकता थी, वरना पत्थरों को जोड़े नहीं रखा जा सकता था। तुर्कों ने अपनी इमारतों में उम्दा किस्म के हल्के चूने का इस्तेमाल किया। तुर्कों के आगमन के बाद उत्तर भारत में नए वास्तु रूपों में और बेहतर किस्म के चूने का व्यापक उपयोग होने लगा। तुर्कों के आगमन के बाद उत्तर भारत में नए वास्तु रूपों और बेहतर किस्म के चूनों का उपयोग होने लगा। भारतवासियों को मेहराब और गुंबद का पहले भी ज्ञान था, पर इस विधि से बहुत कम इमारतें बनाई जाती थी। इसके अलावा गुंबद बनाने का सही वैज्ञानिक विधि भी नहीं अपनाई जाती थी। गुंबद बनाने की सही वैज्ञानिक विधि का भारतीय ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। इसके बारे में बहुत कम जानकारी भारतीयों के पास थी। सामान्यतः भारतवासियों की निर्माण की विधि यह थी कि एक पर एक पत्थर जमाते जाएं, खोखल को छोटा करते जाएं और फिर ऊपर एक पत्थर से ढक दिया जाए और फिर पत्थरों की एक पंक्ति पर शहतीर जमा दी जाए। तुर्क शासकों ने अपनी इमारतों में गुंबद और मेहराब की विधि तथा पंक्ति और शहतीर की विधि दोनों का प्रयोग किया। इमारतों की सज्जा में तुर्कों ने मनुष्यों और पशुओं की आकृतियां बनाने से परहेज किया। इनके स्थान पर उन्होंने ज्यामिति और फूलों की आकृतियों का प्रयोग किया और उन्हें ऐसी पट्टियों में समन्वित किया जिन पर कुरान की आयतें खुद ही होती थी। इस तरह अरबी लिपि स्वयं ही एक कलाकृति बन गई। सज्जा की इन विधियों के सम्मिलित रूप को अरबक्स यानी अरब शैली कहते हैं। उन्होंने घंटी, स्वास्तिक, कमल आदि हिंदू प्रतीकों का भी खुलकर प्रयोग किया। इस तरह भारतवासियों की तरह तुर्क भी साज सज्जा के बेहद शौकीन थे। इस काम में हिंदू संगत राशों के कौशल का पूरा पूरा उपयोग किया गया। इल्तुतमिश के छोटे से मकबरे, कुतुब मीनार के पास की दीवारें
इतनी बारीकी से सुसज्जित है कि शायद ही 1 इंच स्थान खाली छूटा हो। तुर्कों ने लाल बलुआ पत्थर के उपयोग से अपनी इमारतों में रंग भी भरा। इन इमारतों में सज्जा के लिए या लाल बलुआ पत्थर का रंग उजागर करने के लिए पीले बलुआ पत्थर या संगमरमर का उपयोग किया जाता था। 13वीं सदी में भारत में तुर्कों की बनाई सबसे शानदार इमारत कुतुब मीनार है। मूलतः 71.4 मीटर ऊंची, ऊपर की ओर पतली होती जाती इस मीनार का निर्माण ऐबक ने शुरू कराया था और बाद में इसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया। यह सोचना गलत है कि दिल्ली के लोकप्रिय सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को यह इमारत समर्पित है। उनको समर्पित इमारत का नाम कुतुब मीनार नहीं बल्कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद था। हालांकि भारत और पश्चिम एशिया दोनों में मीनारें बनाने की परंपरा रही है, पर कुतुब मीनार अनेक प्रकार से अद्वितीय है। इसका प्रभाव मुख्यतः ऐसे कुशल ढंग से छज्जे निकालने के कारण है कि वे मुख्य मीनार से जुड़े रहते हैं। लाल और सफ़ेद बलुआ पत्थरों और पट्टियों और शीर्ष भागों में संगमरमर का प्रयोग भी उसके प्रभाव में वृद्धि करते हैं। खलजी काल में बहुत सारे निर्माण कार्य हुए। अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार के इलाके से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर सीरी को अपनी राजधानी बनाया। दुर्भाग्य से इस नगर का कोई अवशेष लगभग नहीं बचा है। अलाउद्दीन कुतुब मीनार से दोगुनी ऊंची एक मीनार बनवाना चाहता था, पर उसे पूरा करने के लिए वह जीवित ही नहीं बचा। लेकिन उसने कुतुब मीनार में एक प्रवेश द्वार और जुड़वाया। अलाई दरवाजा नाम के इस द्वार में बहुत मनमोहक आकार वाली मेहराबें हैं। उसमें एक गुंबद भी है जो सही वैज्ञानिक ढंग से बना पहला गुंबद है। इस तरह वैज्ञानिक विधि से मेहराब और गुंबद बनाने की कला पर उस समय तक भारतीय कारीगर अधिकार पा चुके थे। तुगलक काल में भी भारी निर्माण कार्य हुए जो दिल्ली सल्तनत की चरम भी था और उसके पतन का आरंभ भी। तुगलक काल में भी भारी निर्माण कार्य हुए जो दिल्ली सल्तनत का चरम भी था और उसके पतन का आरंभ भी। गयासुद्दीन और मोहम्मद तुगलक ने किले और महल का एक विशाल परिसर बनवाया जिसे तुगलकाबाद कहते हैं। यमुना के बहाव में एक बांध द्वारा रुकावट खड़ी करके इस किले के चारों ओर एक विशाल कृत्रिम झील बनाई गई। गयासुद्दीन का मकबरा वास्तुकला की एक नई प्रवृत्ति का सूचक है। उम्दा गगन रेखा यानी स्काई लाइन के लिए यह इमारत एक ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई। संगमरमर की एक गुंबद उसके सौंदर्य को और बढ़ाती है। ढालू दीवारें तुगलक वास्तुकला की एक और उल्लेखनीय विशेषता है। इसे नींव प्रवण यानी बैटर कहते हैं तथा यह भवन को मजबूती और सुदृढ़ता प्रदान करती हुई लगती है। लेकिन फिरोज तुगलक की किसी इमारत में हम नींव प्रवण नहीं देखते। इमारतों में मेहराब, लिंटल और शहतीर के सिद्धांतों को समन्वित करने का सोचा समझा प्रयास तुगलक वास्तुकला की एक और विशेषता है। फिरोज तुगलक की इमारतों में यह विशेषता स्पष्ट ढंग से दिखाई पड़ती है। हौज खास में जो एक सैरगाह या मदरसा था, हौज खास एक सैरगाह और मदरसा था जिसके चारों ओर एक बड़ी सी झील थी। एक मंजिल पर मेहराब और दूसरी में लिंटल और शहतीरें हैं। यही बात फिरोज शाह के उस एक नए किले की कुछ इमारतों में दिखाई देती है जिसे आज कोटला कहते हैं। तुगलकों ने अपनी इमारतों में सामान्यतः कीमती लाल बलुआ पत्थरों का उपयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने सस्ते और अधिक आसानी से उपलब्ध धूसर पत्थरों का उपयोग किया। चूंकि इस तरह के पत्थरों को तराशना आसान नहीं होता, इसलिए तुगलकों की इमारतों में साज सज्जा बहुत कम है। पर फिरोज की तमाम इमारतों में साज सज्जा के लिए प्रयुक्त आकृति कमल की है। इस काल में अनेक शानदार मस्जिदें भी बनवाई गई। यहाँ उन सब का वर्णन संभव नहीं है। ध्यान देने की बात यह है कि अब तक भारत में वास्तुकला की एक स्वतंत्र शैली जन्म ले चुकी थी, जिसके साथ तुर्कों के द्वारा लाई हुई अनेक स्थापत्य शैलियों का समन्वय किया गया था। लोदी वंश ने इस परंपरा को और आगे बढ़ाया। उनकी इमारतों में मेहराब और लिंटल शहतीर दोनों का उपयोग किया गया है। राजस्थानी गुजराती शैली के छज्जों और ओलतियों का भी प्रयोग किया गया है। लोदियों द्वारा प्रयुक्त एक और विधि यह थी कि वे अपनी इमारतों और विशेषकर मकबरों को ऊंचे चबूतरों पर बनाते थे, जिससे विशालता का भी प्रभाव पैदा होता था और एक बेहतर गगन रेखा का भी।
अनेक मकबरों में इमारत के चारों ओर एक बरामदा बनवाया गया था। यह एक खास भारतीय विशेषता थी। इससे आराम करने की जगह भी मिलती थी और इमारत का आकार भी बढ़ता था। कुछ मकबरे तो बागों के बीच में स्थित हैं। दिल्ली का लोधी गार्डन इसका एक सुंदर उदाहरण है। कुछ मकबरे अष्टकोणीय थे। उनकी अनेक विशेषताओं को बाद में मुगलों ने अपनाया और इसका चरमोत्कर्ष शाहजहां के बनवाए ताजमहल में भी मिलता है। दिल्ली सल्तनत के विघटन के समय तक भारत के विभिन्न भागों में स्थित राज्यों में वास्तुकला की अपनी अपनी शैलियों का विकास भी हो चुका था। इनमें भी अनेक वास्तुकला की शैलियाँ स्थानीय परंपराओं से बहुत अधिक प्रभावित थीं। इनमें भी अनेक वास्तुकला की स्थानीय परंपराओं से बहुत अधिक प्रभावित थी। जैसा कि हमने देखा, बंगाल, गुजरात, मालवा, दक्कन आदि में भी ऐसा ही हुआ। तुगलकों के अंतर्गत दिल्ली में विकसित वास्तुकला को 14वीं और 15वीं सदी में विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों में आगे बढ़ाया गया और संशोधित किया गया। इस तरह निर्माण कार्य का एक सिलसिला चल निकला, जिसकी विशेषता देश के विभिन्न भागों में वास्तुकला की अनेक शैलियों का विकास था। धन्यवाद।